हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वे यूट्यूब चैनल। कल हमने देखा था इसमें मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखा था हमने, और मगध साम्राज्य को किस प्रकार मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ उस चीज़ को हमने देखा था। और उसके बाद जो है आज जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य का। आज हम मौर्य साम्राज्य का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा हम इसको पीछे से ही देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा था, नंद वंश को पढ़ा था। नंद वंश के जो संस्थापक के रूप में हमने देखा था महानंदिन को देखा था। महानंदिन के बाद में जो उनकी हत्या कर दी गई थी वो महापद्मनंद द्वारा कर दी गई थी, और महापद्मनंद के बाद उनका पुत्र गद्दी पर बैठा था जिसका नाम था घनानंद। और घनानंद के समय में ही किसका आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो सिकंदर का आक्रमण जब हुआ था तो चाणक्य यहाँ पर किसके पास आए थे, घनानंद के पास में चाणक्य आए थे, और चाणक्य का इसने बड़ा अपमान किया था। और जब इसने अपमान किया था और इनको भगा दिया था तो चाणक्य ने क्या ली थी, चाणक्य प्रतिज्ञा ली थी। चाणक्य प्रतिज्ञा ली थी, और चाणक्य प्रतिज्ञा में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि घनानंद मैं तेरा नहीं पूरे नंदों का नाश कर दूंगा, और जब तक मैं तेरा नाश ना कर दूं जब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। पहले क्या होता था, ब्राह्मण लोग एक चोटी रखते थे बहुत लंबी, और उसे जो है में बांधते थे। तो इसने कहा था कि मैं जब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरा नाश नहीं कर दूंगा। तो ये इसकी प्रतिज्ञा थी, और प्रतिज्ञा के बाद में इसके जो शिष्य बना था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य को इसने कितने में ख़रीदा था, 1000 करशापण में। 1000 करशापण में इसे खरीद लिया था, और ख़रीद कर इसे अपना शिष्य बनाया, और इसे जो है तक्षशिला ले गए थे। और उस समय आचार्य चाणक्य जो थे वो आचार्य थे तक्षशिला के ही। तो इतना हमने इसमें पढ़ लिया था। तो आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। देखेंगे हम किस किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य में का विस्तार हुआ, और कैसे ये एक मगध साम्राज्य एक छोटे से राज्य के रूप में चला, और पूरे भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई है। और वो जो स्थापना का जो श्रेय जाएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाएगा, और इनके गुरु चाणक्य को जाएगा। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो भारत में चला था वो 322 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। 322 ईसा पूर्व से शुरू होकर 185 ईसा पूर्व तक चला था। यानी कि अगर हम इसका लगभग समय काउंट करें तो ये बैठा था 137 वर्षों तक। यानी कि भारत में जो है 137 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य चला था। इस साम्राज्य की सबसे विशेष बात क्या थी, वो था भारत का सबसे विशाल साम्राज्य। पूरे भारत का सबसे विशाल साम्राज्य। और इसमें एक चीज़ और ख़ास बात थी, यहाँ पर हुआ था अखंड भारत का निर्माण। अखंड भारत का निर्माण, ये दो चीज़ इसमें विशेष थी। और विशाल साम्राज्य इसे क्यों कहा गया, इसे कितना विशाल था ये, तो देखो इतना भारत अब भी नहीं है। ये लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत था। ये 50 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत था। यानी कि भारत आज भी जो है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये विस्तृत है, लेकिन ये उससे भी कहीं बड़ा साम्राज्य था। इसके अंदर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और भारत, दक्षिणी भारत तक ये फैला था।
तो ये इतना विशाल साम्राज्य था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी स्थापना की थी। तो इसी क्रम में देखते हैं आगे बढ़कर इसमें क्या विशेष है एग्जाम दृष्टि से, वो चीज़ भी फोकस करते चलेंगे। तो ये हो गए इनके संस्थापक। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का जो नाम है, इनकी माता का जो नाम था वो थी मूरा। तो मूरा का पुत्र होने के कारण इनका नाम मौर्य पड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे घनानंद की हत्या कर घनानंद की हत्या इन्होंने कब की थी? 322 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या कर ये गद्दी पर बैठ गए थे और 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर बैठे थे। इनके सेनापति कौन है? इनके सेनापति और इनके गुरु जो है वो है आचार्य चाणक्य। ये सवाल इम्पोर्टेंट आचार्य चाणक्य के, यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है, तो आप एक बार चाणक्य को विस्तृत पढ़ेंगे। तो ये आचार्य चाणक्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति भी है और गुरु भी है। तो ये इन्हीं की प्रेरणा से इसने अखंड भारत का निर्माण किया था। तो आचार्य चाणक्य, तो चाणक्य का नाम चाणक्य पड़ा था क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था? चणक। चणक इनके पिता का नाम था, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा था? चाणक्य पड़ा था। अब इसमें जो है हम देखेंगे इनका जो नाम है, इनका जो मूल नाम है, इनका मूल नाम है अजय। इनका मूल नाम है अजय। इनका मूल नाम जो है वो अजय है और जो बचपन का नाम है वो है विष्णुगुप्त। और जो इनके अन्य नाम है कौटिल्य पंडित, अंशुल, ये भी इन्हीं के नाम हैं। इन्हें भारत का मैकियावेली बोला जाता है। इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। द्विज सर्व, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। इन्हें और क्या बोला जाता है? इन्हें द्विजर्स, और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। ये इनके नाम हो गए, ये इनके क्या हो गए? ये इनके नाम हो गए, ये ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ से इनके नामों पर अगर आपसे आज के बाद कुछ भी पूछा जाए, चाणक्य, अजय, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, अंशुल, भारत का मैकियावेली या द्विज सर्व किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है चाणक्य को। तो चाणक्य के इतने नाम थे। चाणक्य ने एक रचना भी की थी अर्थशास्त्र की, उसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र। इनकी राजधानी क्या है? वो थी पाटलिपुत्र। उपाधि, चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपाधि है वो इम्पोर्टेंट है, उसे हम ध्यान से देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपाधि है वो है सेंड्रोकोटस के रूप में इनकी पहचान किसने की? एरियन, जस्टिन और स्ट्रैबो, ये तीनों ने क्या है इसकी पहचान किस रूप में की थी? सेंड्रोकोटस के रूप में इसकी पहचान की। एंड्रोकोटस के रूप में किसने इनकी पहचान की? एंड्रोकोटस के रूप में कौन इनकी पहचान कर रहा है? एपियानस और प्लूटार्क और एपियानस ने इनकी पहचान किस रूप में की थी? वो एंड्रोकोटस के रूप में की थी। सेंड्रोकोप्टस के रूप में इनकी पहचान कौन कर रहा है? वो कर रहा है निरियाकस। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इन्होंने इसकी पहचान इस रूप में की थी, लेकिन ये जो तीनों नाम हैं, ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही है। ये किसने बताया था? ये बताया था
एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख जो बताया था सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने बताया था कि ये जो तीनों नाम हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं, और 1793 में इन्होंने ये बता दिया था। तो 1793 में सर विलियम जोन्स ने ये एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख बताया था कि ये तीनों नाम जो है ये इसी के ही है। अब देखो, जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहला किस प्रांत को जीता था? वो जीता था तक्षशिला को। तक्षशिला के राजा ये बने थे, और तक्षशिला के ये बाहर से यानी कि बाहरी क्षेत्रों को जीतते आए थे, और बाद में इन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। कश्मीर के शासकों की मदद से इन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। अब इन्हें अगर अखंड भारत का निर्माण करना है तो अखंड भारत के निर्माण में और भी जो समीपवर्ती राजा हैं उन्हें जीतना पड़ेगा। तो जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो सिकंदर भारत के जो तक्षशिला वाला क्षेत्र हो गया, पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में क्या हुआ था, इसने अपने प्रशासक काबुल में, कंधार में यहाँ पर बिठाए थे। तो यहाँ पर किसे छोड़ के गए थे? सेल्यूकस निकेटर को। तो अगर काबुल कंधार भी भारत में शामिल करना है तो किसे हराना पड़ेगा? सेल्यूकस निकेटर को हराना पड़ेगा। तो सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने कब हराया? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पर आक्रमण किया और यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया गया। जब सेल्यूकस निकेटर को हराया है इसने, तो सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद ये इसे मार सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इसके साथ में संधि की। इन्होंने चाणक्य के कहने पर संधि की, क्योंकि यूनानियों के आक्रमण से भारत को हमेशा से ही खतरा बना हुआ था। पहले भी भारत में आक्रमण हो चुके, यूनानियों का सिकंदर का आक्रमण हुआ, और भविष्य में ऐसा भारत पर कोई आक्रमण ना हो, भारत सुरक्षित रहे, इसीलिए चाणक्य ने इनके साथ में संधि करवाई, सेल्यूकस निकेटर की और चंद्रगुप्त मौर्य की। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? वो था हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम है? हेलेना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, पहली बार ये ऐसा हो रहा था, एक विदेशिक संबंध स्थापित हो रहा था, यानी कि एक विदेश नीति देखने को हमें यहाँ पर मिल रही थी आचार्य चाणक्य की। तो इन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य का और हेलेना का विवाह का प्रस्ताव रखा, और ये विवाह जो है सफल हुआ था। ये चीज़ इसमें देखने को मिली हमें। पहली बार इतिहास में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वैदेशिक नीति देख रहे हैं, विदेश नीति जैसा कुछ देखने को मिला यहाँ पर। और हेलेना यानी कि यूनानी खून और भारतीय खून पहली बार एक होगा इतिहास में। और इससे क्या होगा, इससे भविष्य में भारत पर होने वाले आक्रमण जो यूनानियों की तरफ से होते थे उससे भी भारत सुरक्षित रहेगा। तो ये जो विवाह है हेलेना का और इनका, ये 305 ईसा पूर्व में विवाह हो गया था। इस विवाह का जो वर्णन किया था, ये जो एपियानस है, एपियानस ने इस विवाह का वर्णन किया था। इस विवाह का जो वर्णन किया हुआ है वो एपियानस ने किया हुआ है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, एपियानस ने जो इसका वर्णन किया हुआ है वो किस प्रकार किया हुआ है, तो ये बताते हैं इसमें सारी चीज़ें। और सेल्यूकस निकेटर ने जो इसे दहेज में दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से प्रांत दिए थे, एरिया, अराकोशिया, जैड्रोसिया और पेरिपेनिसदाई। तो एग्ज़ाम में जो आता है ये सुमेलित करने को आ जाता है कभी कभी, जैसा पीसीएस में एक बार पूछा गया था कि एरिया क्या है। एरिया का मतलब हैरात, अराकोशिया का मतलब कंधार,
जैड्रोसिया, जैड्रोसिया का मतलब मकरान तट। पेरी पे निसदाई काबुल, पेरी पे निसदाई क्या हो गया, काबुल। ये सुमेलित करने को यहाँ से सवाल आ जाता है। तो ये इसने किसे दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया सेंड्रोकोटस को, 500 हाथी दिए थे। ये प्लूटार्क इसका वर्णन करता है इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का थोड़ा सा एक सामान्य सी जानकारी देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे। जब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ, विवाह किससे हुआ, हेलेना से हुआ। हेलेना कौन है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है। तो हेलेना के साथ में ही एक राजदूत भारत आएगा, उसका नाम होगा मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज भारत आया। तो यहाँ से सवाल और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन हो गया, मेगास्थनीज हो गया। मेगास्थनीज कहाँ से आया, ये यूनान का है। मेगास्थनीज कहाँ से आया, ये यूनान का है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। मेगास्थनीज भारत आया, मेगास्थनीज जो है ये भारत आया। ये भारत कब आया, 304 ईसा पूर्व में ये भारत आया था। और कब तक रहा था, 299 ईसा पूर्व तक ये भारत रहा था। और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी। इसकी पुस्तक का क्या नाम है, इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे इसमें, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इंडिका जो पुस्तक है एक अन्य यूनानी लेखक है और भी, जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका ही है, एरियन जो है यूनानी लेखक हैं ये, इनके भी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका ही है। इनकी पुस्तक एक अलग है, वो इंडिका अलग है। और मेगास्थनीज की जो पुस्तिका है वो इंडिका वो अलग है। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी यहाँ पर जिसका नाम क्या था, इंडिका था। तो इंडिका में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया था। धीरे धीरे करके हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। ये हटा दूँ। तो अब हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे इसमें कि मेगास्थनीज ने इंडिका में किस किस चीज़ का अच्छे से वर्णन किया है। तो हम इंडिका पुस्तक का विवरण देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या है, इंडिका। हम क्या देखते हैं, इंडिका का विवरण देखते हैं। सबसे पहली बात, इसने जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र को ये क्या कह रहा है, पोलीब्रोथा। इसने पाटलिपुत्र को क्या कहा था, पोलीब्रोथा। यानी कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का जो वर्णन किया था वो पोलीब्रोथा के रूप में वर्णन किया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो, ये पाटलिपुत्र का इतना विस्तृत अध्ययन करेगा और उसका विस्तृत वर्णन अगर कहीं पर मिलेगा तो वो इंडिका में मिलेगा। इसने पाटलिपुत्र को क्या क्या बताया, इसने बताया पाटलिपुत्र जो है 80 स्टेडिया तो है लंबा और जी 15 स्टेडिया है चौड़ा। अब 80 स्टेडिया, ये स्टेडिया में बताएगा। अब यानी कि 5 स्टेडिया बराबर होगा 1 किलोमीटर के, यानी कि 80 स्टेडिया बता रहा है। तो 80 स्टेडिया, 5 स्टेडिया कितना हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। तो 80 स्टेडिया यानी कि
16 किलोमीटर, यानी कि ये पाटलिपुत्र को बता रहा है कि पोलीबरोथा जो है वो 16 किलोमीटर लंबा है और ये जो है 3 किलोमीटर चौड़ा होगा। ये बताया इसने कि इसकी इतनी लंबाई है और इतनी चौड़ाई है। और क्या बताता है कि इसके पास में ये इसके चारों तरफ जो है एक गहरी खाई है। इसके चारों तरफ क्या है? एक गहरी खाई है। यह गहरी खाई जो है यह 185 मीटर चौड़ी है, यानी कि 185 मीटर चौड़ी क्या है इसके पास में? गहरी खाई है। और ये जो है ये 30 हाथ गहरी है, यानी कि ये पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन करेगा ये बिल्कुल। और ये बताएगा कि इसके आगे की तरफ 4 दरवाजे हैं। 4 क्या है? द्वार है। इसमें क्या बता रहा है ये? इसके आगे की तरफ 4 दरवाजे बता रहा है। और ये क्या कह रहा है कि ऊपर की तरफ यहाँ पर इसमें ऊपर की तरफ जो ये बताएगा ये 570 खिड़कियाँ है। इसके ऊपर की तरफ क्या है? 570। इसके चारों तरफ जो है एक 4 दीवारी है। ये 4 दीवारी है। 4 दीवारी पर ही क्या है? ये 4 द्वार लगे हैं। और 570 इस पर क्या लगी है? खिड़कियाँ लगी है। ये इस तरीके से इसका वर्णन कर रहा है। और एक चीज़ और, ये बीच में है राजप्रसाद यानी कि कुम्हरार ये बता रहा है। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बुलंदी बाग वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जो इसकी ये 4 दीवारी है, ये 4 दीवारी कहाँ तक आती थी? ये आती थी बुलंदी बाग वाला जो क्षेत्र है, बुलंदी बाग वाला जो क्षेत्र है वो ये आती है। और ये जो पाटलिपुत्र है, ये राजप्रसाद जो है ये पाटलिपुत्र है। ये क्या है? पाटलिपुत्र है। और इस कुम्हरार की जो पहचान हुई थी वो किस रूप में हुई थी? वो हुई थी कुसुमपुर के रूप में इसकी पहचान हुई थी। ध्यान रखेंगे हम, अगर आपसे कभी भी पूछा जा रहा कि पाटलिपुत्र की पहचान वर्तमान में किस शहर से हुई थी, तो कुसुमपुर से पाटलिपुत्र की पहचान हुई थी। जो इसका राजप्रसाद है, जो कुम्हरार है, ये कहाँ पर है? ये कुसुमपुर में, यानी कि पाटलिपुत्र में ये है। और ये यहाँ पर ही चंद्रगुप्त का राजप्रसाद है, वो कुम्हरार है जो उसका, वो कहीं का बना है? लकड़ी का बना है। और इस चीज़ को कौन बताता है? इस पूनर मौर्य का। जैसा एक बार एग्जाम में पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो कहीं का बना हुआ है? वो लकड़ी का बना हुआ है। और ये इसके बारे में लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है वो इतना विशाल है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और भारत में तोते पाए जाते हैं जो इंसानों की तरह बात करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसने बताई थी। तो पाटलिपुत्र को इसने पोलीबरोथा कहा था। और पाटलिपुत्र का अगर पूछा जाए विस्तृत वर्णन किसने किया था, तो वो किया था इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने। किस तरीके से इसने बताया? 80 स्टेडिया इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 3 किलोमीटर की है, 15 स्टेडिया। और इसमें 570 खिड़कियाँ है, 4 दरवाजे इसमें लगे हैं। जो इसकी 4 दीवारी चारों तरफ से हो रही है। एक गहरी खाई है इसमें जो 30 हाथ गहरी है, 185 मीटर चौड़ी है। और जो है इसमें इसकी जो 4 दीवारी है वो बुलंदी बाग क्षेत्र तक फैली थी। और जो इसका राजप्रसाद, जो इसका मुख्य भवन था, वो कुसुमपुर पाटलिपुत्र में था। और वो पूरा महल जो है वो लकड़ी का बना हुआ था। इस तरीके से इसने पूरी तरह पाटलिपुत्र का वर्णन किया था। और इसने कहा था पूरे पूर्वी भारत का इसने पाटलिपुत्र को क्या बता रहा है? पाटलिपुत्र को बताएगा ये कि
पूरे पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर बताएगा। यानी कि इसने पाटलिपुत्र को क्या बताया, पूरे पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर बताया। ये इसने पाटलिपुत्र का इस प्रकार वर्णन किया है इसने। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के महल की तुलना करेगा, ये ईरान के महल से इसकी तुलना करेगा कि ये शान शौकत में जो है ये ईरान के महलों से भी ज़्यादा सुंदर है देखने में। तो ये इंडिका का वर्णन मिलता है। वैसे इसने और भी सारी चीज़ें बताई इसमें, जैसा मेगास्थनीज जो है क्या कहता है कि भारत में जो दास प्रथा है, दास प्रथा नहीं पाई जाती। भारतीय में जो लेखन कला है, इन्हें लेखन कला का ज्ञान नहीं है। जैसा भारत में दास प्रथा नहीं है। अब जैसा अगर हम देखें आचार्य चाणक्य के अंतर्गत हम देखेंगे तो भारत में 9 प्रकार के दास पाए जाते हैं, 9 प्रकार के दास पाए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एकदम अपोजिट बता रहा है कि चाणक्य के अनुसार तो 9 प्रकार के दास हैं, लेकिन ये यहाँ पर मेगास्थनीज क्या कह रहा है कि भारत में दास प्रथा पाई नहीं जाती है। ये चीज़ बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, क्या कारण होगा इसका ऐसा कि इसने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं पाई जाती है? क्योंकि ये कहाँ का है, ये है यूनान का। और यूनान में जो दास होते हैं, इन दासों से जो काम लेते हैं यूनान में, वो किस प्रकार लेते हैं, इन्हें जंजीरों में बांध के रखते हैं और इन्हें एक बंद कमरे में रखते हैं। जब इनसे काम लेना होता है तभी इन्हें बाहर निकालते हैं और इन्हें काम ले लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में जो दास थे उन्हें कहीं ना कहीं परिवार का हिस्सा ही माना जाता था। उनसे काम लेते थे तो उन दासों को क्या कराते थे भारत में उन्हें भोजन भी देते थे। जैसा आप वर्तमान स्थिति में देखते हैं कि भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो परिवार का हिस्सा सा ही लगता था। इसने भारत में कहा कि इसने सोने की खानें पाई जाती है, सोने की खानें पाई जाती है। सोने की खानों का वर्णन किया इसने। उत्तरापथ का वर्णन किया था। उत्तरापथ का वर्णन किया। उत्तरापथ जो है ये सिंध से लेकर सोनार गांव तक फैला था। सोनार गांव यानी कि बंगाल तक फैला था। ये सिंध से लेकर बंगाल तक फैला था। जब मध्यकाल आएगा, मध्यकाल में जो है शेर शाह सूरी जब गद्दी पर बैठेगा तो ये उत्तरापथ को क्या करा देगा, इसकी पक्की सड़क बना देगा। और जब एक अंग्रेज गवर्नर जनरल आएंगे, अंग्रेज गवर्नर आएंगे जिनका नाम क्या है, ओकलैंड। ये इसे क्या नाम देंगे, ये इसका नाम बदल कर इसे कर देंगे जीटी रोड कर देंगे। तो ये ग्रांड ट्रक रोड नाम दे देंगे ये इसे। इसने इसमें उत्तरापथ का वर्णन भी किया है। ठीक है, ये इसके सवाल है। और इसने और भी चीज़ें बताई, जैसा इसने राजस्व दर बता रहे हैं। ये राजस्व दर इसने कितनी बताई थी, 1/4, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। चाणक्य के अनुसार जो ये दर थी ये थी 1/6 थी। तो कहीं ना कहीं को इन्होंने जो है कुछ सही वर्णन दिया चीज़ों का और कुछ जो है वो गलत वर्णन दिया। जैसा इसने कहा लेखन कला का ज्ञान नहीं है भारतीयों को, जबकि हमारे यहाँ पर लेखन कला बहुत समय पहले से चलती थी, लेखन कला भी थी यहाँ पर। तो ये इसके जो है ये भ्रामक विवरण है। दास प्रथा नहीं है, लेखन कला नहीं है, ये सारी चीज़ें भारत में, जैसा ये बता रहा है भारत में जाति प्रथा में इसने कितनी जाति बताई, 7 जाति। मतलब 7 जाति ये बता रहा है। 7 जाति कैसे बताई इसने, क्योंकि अब उस समय जो है वर्ण व्यवस्था थी, तो ये अगर देख सकता था तो वर्ण व्यवस्था को देखता। वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण होते थे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण,
आते थे, क्षत्रिय आते थे, वैश्य आते थे और शूद्र आते थे। ये 4 वर्णों को देख सकता था, लेकिन इसने 7 जातियों को बताया। तो कहीं ना कहीं जो है इसने भ्रामक विवरण भी दिए जिन्हें इतिहास में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी एग्जाम में क्या पूछता है, स्टेटमेंट बना के दे देता है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं पाई जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं पूछ लेता है कथन निष्कर्ष के सवाल। ये मेगास्थनीज की जो इंडिका थी उसका हमने एक विस्तृत सा अध्ययन देख लिया है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य की। अर्थशास्त्र जो है इसका विषय क्या है? वर्तमान में तो अर्थशास्त्र का विषय कुछ और ही होता है, लेकिन उस समय जब अर्थशास्त्र लिखी गई तो इसका जो विषय था वो राजनीति था। राजनीति व लोक प्रशासन। लोक प्रशासन ये इसका मुख्य विषय था उस समय। अर्थशास्त्र के जो है 15 भाग है और यहाँ भाग को जो है अधिकरण बोलते हैं और इसके 180 जो है उपभाग हैं उन्हें प्राधिकरण बोलेंगे। 6000 जो है इसके अंदर श्लोक है, 6000 इसमें श्लोक है। तो ये जो है ये आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है। और अन्य व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ये रचित पुस्तक है। गद्य और पद दोनों शैली में लिखी गई है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं यह चंपू शैली। इसकी शैली कैसी है? चंपू शैली, क्योंकि ये गद्य और पद दोनों में लिखी गई है, तो ये चंपू शैली में आती है। फिर में जो 15 भाग है, 15 भाग में जो छठा भाग है, जो छठा अधिकरण है, उसमें एक चीज़ दी हुई है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, वो है सप्तांग सिद्धांत। ये सवाल इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। सप्तांग सिद्धांत कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसने राजा को 7 अंगों के बारे में बांटा था इसने, वो कैसे कैसे हैं। जो राजा है, राजा जो है वो क्या होता है? शीर्ष के तुल्य, यानी कि शरीर में जो शीर्ष का महत्व होता है वो यहाँ पर क्या है? राजा का है। और जो मंत्री है, यानी कि मंत्री बोल दे तो अमात्य, जो अमात्य है वो क्या होता है? राजा की आँखें होती है। ये क्या करेंगे यहाँ पर? ये इसी प्रकार जो है सारे अंगों में बांट देंगे सारे पदाधिकारियों को। ये सप्तांग सिद्धांत है, यानी कि सप्तांग यानी कि 7 अंगों का सिद्धांत है। जैसा इन्होंने बताया और आगे जनपद पहला नंबर, दूसरा, तीसरा। जनपद या जनता, जनता पर ही क्या है? ये खड़ा होता है कोई भी राज्य, तो इसीलिए ये क्या है? जनता। ये जंघा यानी कि पैर बताए इसने कि जो जंघा है जिन पर पूरा राज्य खड़ा होता है, वो इस तरीके से बता रहे हैं। चौथा जो इन्होंने बताया वो बताया दुर्ग। दुर्ग बोले तो किला, दुर्ग किला। और किला क्या है? ये राज्य की बाहें, यानी कि दुर्ग क्या करता है? राज्य की रक्षा करता है, तो ये राज्य की बाहें हैं। 5वां कोष। कोष क्या है? राज्य का, राज्य का मुख। कोष क्या है? राज्य का मुख है। और जो ये 6ठे नंबर पर बताते हैं, ये बताते हैं दंड, यानी कि न्याय। न्याय क्या है? राज्य का। न्याय से पता चलता है राज्य के मस्तिष्क का। 7वें नंबर पर क्या बताते हैं? ये सुदृढ़ मित्र। ये क्या है? राज्य के कान है। ये इन्होंने सप्तांग सिद्धांत बताया था। सप्तांग सिद्धांत पर जो सवाल एग्जाम में आते हैं वो देखो सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र के 6ठे भाग में है। राजा शीर्ष के तुल्य, अमात्य राज्य की आंखें हैं,
जनपद जिन पर पूरा राज्य खड़ा होता है, जनता उस पर क्या है, वे जंगा है, वे राज्य के पैर हैं। दुर्ग यानी कि किला जितना मजबूत होगा उतना ही आक्रमण कम होगा। अगर कर भी रहे हैं तो किला मजबूत है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये बाहें हैं। किला राज्य की रक्षा करता है तो बाहें। कोष राज्य का मुख, दंड न्याय राज्य का मस्तिष्क हो गया। सुदृढ़ मित्र जो है वो राज्य के कान हो गए। अब यहाँ से सवाल अगर आपसे ऐसा पूछता है, सप्तांग सिद्धांत में 7वें नंबर पर 7वें अंक कौन सा है, तो आप इसे बदल फेर नहीं करेंगे, ये क्रम से पूछेगा। तीसरा अंक पूछेगा तो आप जनपद बताएंगे, 5वां अंक पूछेगा तो आप कोष बताएंगे, 6ठा पूछेगा तो दंड न्याय बताएंगे। ये आप इसी तरीके से बताएंगे। इसका सप्तांग सिद्धांत का जो सवाल है इसी प्रकार करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर अगर मैं पंखा चलाऊँगा तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, तो इसीलिए जो है मुझे गर्मी में ही पढ़ाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने जो है गूढ़ पुरुष का भी सुझाव दिया था। इसने कहीं का सुझाव दिया था, गूढ़ पुरुष का सुझाव दिया था। अर्थशास्त्र में ही इन्होंने क्या दिया था, गूढ़ पुरुष का सुझाव। गूढ़ पुरुष का सुझाव दिया था। गूढ़ पुरुष में मतलब इन्होंने कहा था कि राज्य में जो है गुप्तचर होना चाहिए। राज्य में गुप्त विभाग था, उसका क्या नाम था यहाँ पर, महामात्यक सर्प कहलाता था। ये गुप्तचर विभाग का नाम था, यानी कि इन्होंने गुप्तचरों का भी इसमें सुझाव दिया था। ये इसमें आप ध्यान रखेंगे। और भी इन्होंने और भी चीज़ें बताई। इन्होंने दास प्रथा बताई थी, दास प्रथा में इन्होंने 9 प्रकार के दास का वर्णन किया था। 9 प्रकार के दासों का वर्णन करेंगे ये इसमें, दास प्रथा बता रहे हैं ये इसमें। और इन्होंने भू राजस्व के बारे में बताया था, भू राजस्व के बारे में, यानी कि इन्होंने 1/6 दर बताई थी भू राजस्व की। और जबकि अगर हम देखेंगे इन्होंने कितनी दर बताई, 1/6। और 1/4 दर कौन बता रहे थे, वो बता रहे थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये ध्यान में रखेंगे। मेगास्थनीज ने क्या बताया था, वो बताया था इन्होंने, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक में बताया था, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में बताया था। ये ध्यान रखेंगे। इंडिका पुस्तक को लिखा किस, इसका संकलन किसने किया था, संकलन किया था स्वानवेग ने। स्वानवेग ने क्या किया था, इंडिका पुस्तक का संकलन किसने किया था, स्वानवेग ने किया था। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो किया था ये 1840 में किया था, 1840 ईस्वी में किया था। और अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इंडिका जो है, इंडिका का जो अंग्रेजी अनुवाद है, इंडिका का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया था, वो मैकिंडल महोदय ने किया था। वो किसने किया था, मैकिंडल महोदय ने किया था। मैकिंडल महोदय ने किया था 1891 में, 91 ईस्वी में इन्होंने इंडिका लिखी थी। और इंडिका जो है, एक बात ध्यान रखेंगे, इसका जो मूल रूप है, इंडिका का जो मूल रूप है, इसका जो मूल रूप है वो उपलब्ध नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है। इन्होंने जो इसका संकलन किया वो जैसा प्लूटार्क होगा, एरियन होगा, जस्टिन होगा, ये जितने भी इतिहासकार थे उन्होंने जो छोटे छोटे विवरण दे रखे हैं, इन्होंने सारों को एक जगह जोड़ दिया। और इस तरीके से स्वानवेग ने इसका संकलन किया था 1840 में। फिर इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, मैकिंडल महोदय ने 1891 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया इंडिका के बारे में। बाकी आपको
और सारी जानकारी मैंने दे दी। तो अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत आपको समझाया मैंने। गुप्तचर का इसने जो है ये दिया। दास प्रथा में जो है 9 प्रकार के दास बताए इसने बताया कि जो अस्थाई दास होते हैं, जो अस्थाई दास होते हैं उन्हें अहिर्तक बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अहिर्तक। अस्थाई दासों को क्या है? अहिर्तक बोलते हैं। भू राजस्व दर कितनी बता रहे हैं ये? यानी कि अर्थशास्त्र के अनुसार जो भू राजस्व दर है वो 1/6 है। ये चीज़ हमने इसमें देख ली। अब हम क्या देखेंगे इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जब पंजाब प्रांत में पहुँचे, पंजाब प्रांत में ये पहुँचे, पंजाब प्रांत को इन्होंने भारत में विलय किया। तो पंजाब प्रांत का जो गवर्नर था वो कौन था? यूडेमस। यूडेमस। इस यूडेमस को हराया। यूडेमस को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूडेमस को हराया और पंजाब का भारत में विलय कर लिया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेनापति थे वो यहाँ पर कौन है? चाणक्य है। अब इन्होंने पूरा भारत, अखंड भारत का निर्माण भी कर लिया और पूरे भारत का सबसे विशाल साम्राज्य भी बना लिया। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये यहाँ पर क्या करेंगे? अब ये यहाँ पर गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में, सौराष्ट्र प्रांत में ये एक झील का निर्माण कराएंगे। सुदर्शन झील का निर्माण कराया इन्होंने। और सुदर्शन झील का निर्माण जो इनका कराने वाला था वो पुष्यगुप्त वैश्य, ये यहाँ का गवर्नर था। ये ध्यान रखेंगे। ये जो है ये है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख ये संस्कृत में है। ये संस्कृत का पहला अभिलेख है। लिखाया किसने था? रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन प्रथम का लिखाया हुआ है। ये रुद्रदामन कौन है? ये रुद्रदामन जो है ये एक शक राजा है। शक राजा है। करदामम इसका वंश है। करदामम वंश का शक राजा है। जब हम भारत पर शकों का आक्रमण पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ का जो है डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो अभी आप क्या देखें, जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिल रहा है। ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है और यही चीज़ आप इसमें ध्यान में रखेंगे। यानी कि इसमें और किस मौर्य शासक का वर्णन मिलेगा? अशोक का वर्णन मिलेगा। अशोक का वर्णन मिलेगा। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है और कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है कि जूनागढ़ अभिलेख में जो है किन किन शासकों का वर्णन मिलता है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो जूनागढ़ अभिलेख में जो है एक अशोक के समय में जो गवर्नर था वो था तुसाफ। इसके गवर्नर का क्या नाम था जो इसने भेजा था? तुसाफ। इसने क्या किया था? यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण ही कराया था। सुदर्शन झील में जो टूट फूट थी इसकी मरम्मत कराई थी, निर्माण कराया था सुदर्शन झील का। तो ये ध्यान रखेंगे। जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र प्रांत में जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अपना जो इसका गवर्नर था वो पुष्यगुप्त था। फिर इसके बाद अशोक के समय में यहाँ की मरम्मत हुई थी। फिर रुद्रदामन के समय में यहाँ पर एक बांध बना था, सुविशाख ने बनवाया था। फिर यहाँ पर ही क्या बना था? रुद्रदामन के समय में इस नदी पर क्या है? एक बांध बना था। और ये किस गवर्नर कौन था? सुविशाख ने बनवाया था। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है।
इसमें ये एक इसमें पूछा जाएगा, स्कंदगुप्त का पूछा जाएगा। स्कंदगुप्त भी इसमें है। इसमें 4 राजाओं का वर्णन मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। स्कंदगुप्त का भी इसमें वर्णन मिलता है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है इसमें। स्कंदगुप्त के समय में भी ये जो झील थी, यहाँ पर क्या हुआ था, इस झील की मरम्मत हुई थी। तो ये सवाल इसके इम्पोर्टेंट थे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के। यहाँ से अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका गवर्नर कौन था स्कंदगुप्त का? चक्रपालित। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है गवर्नर के भी, ये कहीं ना कहीं मिलान के लिए आ जा। चक्रपालित। और इस चक्रपालित ने ही यहाँ पर क्या लगाई थी, विष्णु की मूर्ति की स्थापना करी थी इसने। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जूनागढ़ अभिलेख देखा, संस्कृत का पहला अभिलेख देखा हमने। जूनागढ़ रुद्रदामन प्रथम के द्वारा लिखाया गया है। शक राजा है, करदामन वंश का है। ये सौराष्ट्र प्रदेश में कैसे इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ये चीज़ यहाँ पर। और कौन था गवर्नर? पुष्यगुप्त वैश्य था। अशोक के समय में तुषास्प था। रुद्रदामन के समय में बांध बना था जो सुविशाख था। स्कंदगुप्त के समय में चक्रपालित था, बांध भी बना था। यहाँ पर इसकी मरम्मत हुई बांध की, और विष्णु की मूर्ति की स्थापना करी थी। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे, मैंने आपको हाथी गुम्फा अभिलेख भी पढ़ाया था पिछले वीडियो में। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो नहरों के बारे में प्रथम जानकारी देता है, ये ध्यान रखेंगे आप इसमें। ये जो है, ये जूनागढ़ अभिलेख जो है ये 150 ईसा पूर्व का है। इसे हटा देता हूँ मैं। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, जो इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं थी लगभग हमने सारी देख ली। अब हम क्या देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म अपनाया था? तो ये जैन धर्म, मतलब जैन धर्म के मत से जुड़े हुए थे। ये इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। और ये जो है श्रावण बेलगोला में चंद्रगिरी नामक एक पर्वत है। श्रावण बेलगोला में चंद्रगिरी नामक पर्वत है। और ये कहाँ पर पड़ेगा? ये कर्नाटक में पड़ेगा। श्रावण बेलगोला में चंद्रगिरी नामक पर्वत पर जाकर इन्होंने सल्लेखना पद्धति से प्राण त्याग दिए। ये सल्लेखना पद्धति से, यानी कि इसमें जैन धर्म की एक विशेष पद्धति होती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भूखे प्यासे रहकर प्राणों का त्याग कर देते हैं। तो सल्लेखना पद्धति से जो है इन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया था। अब इनके बाद जो इनका पुत्र गद्दी पर बैठा था, इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। तो अब तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमारा क्या आ गया था? बिंदुसार। तो हम यहाँ पर बिंदुसार का देख लेते हैं, जो भी यहाँ से सवाल एग्जाम में बन सकता है। बिंदुसार से पहले हमने क्या देखा? चंद्रगुप्त मौर्य को देखा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका पुत्र गद्दी पर बैठा बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा। इसकी जो उपाधि है वो अमित्रोचेडस। ये कौन दे रहा है इसे? यूनानी लोग। यूनानियों ने इसे क्या दिया? अमित्रघात या अमित्रोचेडस। अमित्रघात संस्कृत में, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला, ये हो गया। राजबली कथे में इन्हें क्या कहा गया? जो एक जैन ग्रंथ है राजबली कथे में इन्हें सिही सेन कहा गया। एक दूत इनके समय में भारत आया, डायमेक्स।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? मेगास्थनीज। और यहाँ पर कौन आया? डायमेक्स आया। डायमेक्स कौन है? सीरिया के सम्राट एंटियोकस का दूत है। सीरिया के सम्राट एंटियोकस का दूत है। तो ये बिंदुसार के जो है 100 पुत्र हैं और 100 बिंदुसार के 100 राजकुमार हैं और 100 राजकुमारों को इसने क्या बना रखा? 100 के 100 को राज्यपाल। अशोक जो है उस समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। लेकिन विद्रोह कहाँ हो जाएगा? तक्षशिला में। विद्रोह हो जाएगा तक्षशिला में। तो ये क्या करेगा? ये बिंदुसार जो है अशोक को अवंती से तक्षशिला भेज देगा ताकि वहाँ का विद्रोह जो है वो शांत हो सके। तो यहाँ पर ही अशोक, अब तक्षशिला में है अशोक, और यहाँ पर बिंदुसार की जब मृत्यु होगी तो अशोक जो है वो तक्षशिला में ही रहेगा। बिंदुसार की मृत्यु जो है वो 273 ईसा पूर्व में हो जाएगी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो यहाँ पर उत्तराधिकार के लिए इनके जो 100 पुत्र हैं उनमें क्या है? युद्ध छिड़ जाएगा और अशोक उस समय है तक्षशिला में। और तक्षशिला से अशोक पिता की मृत्यु का जो समाचार है वो सुनकर चल देगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे हम, जब अशोक इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था अशोक, और चंद्रगुप्त मौर्य ये इस वंश के संस्थापक थे और ये भी बहुत फेमस हुए। तो बीच में जो बिंदुसार है, बिंदुसार ने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने यथावत स्थिति जो थी इनके साम्राज्य की उसे बरकरार रखा। कोई ज़्यादा खास विस्तार या कोई ज़्यादा उपलब्धि इनके नाम आती नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? पिता। बिंदुसार क्या है? पुत्र। तो यानी कि पिता का तो पुत्र, और ये जो अशोक क्या है? पुत्र। और अशोक के पुत्र के लिए बिंदुसार क्या बन गए? पिता। तो पुत्र का पिता, यानी कि पिता का पुत्र और पुत्र का पिता किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। ये सवाल बड़ा अजीब सा है इसमें, यानी कि पिता का पुत्र बिंदुसार और पुत्र का, यानी कि अशोक फेमस हुआ ना, पुत्र का पिता के नाम से जाना जाएगा अमित्रोचेडस, यानी कि पिता के पुत्र। पिता से इसकी पहचान बनी बिंदुसार की, इस वजह से इसे पिता का पुत्र कहा जा रहा। और फिर पुत्र का पिता, अशोक से पहचान डबल हो गई तो पुत्र का पिता कहा जा रहा। तो ये पिता का पुत्र और पुत्र का पिता बिंदुसार को कहा जाता है। अब इनके बाद जो गद्दी पर बैठेगा वो अशोक बैठेगा। अब हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अशोक जो गद्दी पर बैठेगा वो 200, यहाँ पर कितना है? 273 है ना, तो ये अशोक जो गद्दी पर बैठा था वो 269 ईसा पूर्व से बैठा था। अशोक गद्दी पर 269 ईसा पूर्व से बैठा, 232 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर बैठा था। अब देखो इनके पिता की जो मृत्यु हो गई थी वो 273 ईसा पूर्व में हो गई थी, तो यानी कि 4 साल का अंतर बैठ रहा है। तो 4 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था? 4 वर्षों तक इन्होंने उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा था। तो इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करी थी और तब जाकर ये गद्दी पर बैठे थे। इनकी उपाधि जो है, इनकी उपाधि के सवाल जो इम्पोर्टेंट है, इनकी उपाधि पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो इनकी उपाधि है देवाना प्रिय, देवाना प्रिय, प्रियदर्शी, बुद्ध शाक्य, देवाना प्रिय, प्रियदर्शी, बुद्ध शाक्य। प्रियदर्शी की उपाधि भराबुलेख में आती है और बुद्ध शाक्य इन्हें मोस की अभिलेख में कहा गया है, ध्यान रखना। अब देखो इनका यहाँ से सवाल पूछा जाता है किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है। अशोक का जो नाम अशोक है वो मोस की अभिलेख, गुजरा, नेतूर, उड़ेगोलम, जूनागढ़ अभिलेख, इन सभी अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है, ये ध्यान रखेंगे। और भराबुलेख में ही अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। भराबुलेख में ही अशोक ने क्या है? स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, ये सवाल इसके अशोक के इम्पोर्टेंट है। तो अशोक का एक सवाल और एग्जाम में देखा जाता है, अशोक की माता का सवाल। अशोक की माता महाबोधि वंश जो बौद्ध धर्म
धर्म का ग्रंथ है, उसमें इसकी माता का नाम जो है वो धम्मा है। दिव्यदान में पासादिका, दिव्यदान में इनकी माता का वर्णन मिलता है पासादिका के नाम से। अशोक अवदान माला में क्या नाम मिलता है इनका? शुभधरांगी, शुभधरांगी। और ये शुभधरांगी ही इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपसे अशोक की माता का नाम पूछा जाएगा आप शुभधरांगी बताएंगे। शुभधरांगी सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। और एक पुस्तक है विंसेंट ऑर्थर स्मिथ की, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ की जो पुस्तक है वो है अशोका, अशोका, अशोका। अशोका में भी शुभधरांगी नाम मिलेगा। तो विंसेंट ऑर्थर की पुस्तक है जो अशोका, उसमें भी शुभधरांगी है। और जो अशोक अवदान माला है उसमें भी शुभधरांगी है। तो अशोक की जो माता का नाम है वो शुभधरांगी है, ये ध्यान रखेंगे। अब अशोक का सवाल देख लो जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ये हटा देता हूँ मैं। अशोक से सवाल पूछा जाता है अब कलिंग युद्ध का। अशोक ने अपने 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद क्या लड़ा था? एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध। ध्यान रखेंगे कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। ध्यान रखेंगे कलिंग जो है, कलिंग युद्ध का जो वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? पहला सवाल इम्पोर्टेंट। कलिंग प्रसिद्ध किस लिए था? प्रसिद्ध किस लिए था? ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है कलिंग। कलिंग की राजधानी क्या थी उस समय? कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ था। इनका जो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध का जो, कलिंग प्रसिद्ध है हाथियों के लिए, तोसली इसकी राजधानी। कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। और कलिंग युद्ध के बाद ही इसका क्या हुआ, यहाँ भीषण नरसंहार हुआ था और अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया था। और हृदय परिवर्तन के बाद में जो इनके भाई थे निग्रोध, इनके भाई का क्या नाम था? निग्रोध। इससे ये अशोक जो है बड़े प्रभावित हुए थे, प्रभावित हुए थे। और इन्हीं के प्रभाव में आकर इन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया था। इन्होंने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और इसके बाद में जो है ये मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आए थे, मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आए। लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसमें जो इसे पूरी तरह बौद्ध धर्म में जो पूरी तरह निपुण किया था, निपुण किया था या पूरी तरह जो दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में अशोक को, तो वो किया था उपगुप्त ने, ये ध्यान रखेंगे। वरना बौद्ध धर्म जो एक्सेप्ट किया था इन्होंने निग्रोध के अंडर में ही कर लिया था। ठीक है, तो ये आपकी समझ आया होगा दोस्तों। अब इससे आगे जो बढ़ते हैं, अशोक से और क्या सवाल एग्जाम में आते हैं। अशोक ने स्वयं को मगध का जो सम्राट कहा था वो किस अभिलेख में कहा था? भ्राबुलेख में कहा था। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट। जैसा हम देखते हैं एक पुस्तक है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखित है? कल्हण। राजतरंगिणी ने क्या बताया? कश्मीर का प्रथम शासक बताती है, या प्रथम शासक किसको बताती है? अशोक को। कश्मीर में इसने क्या शहर बसाए? कश्मीर में इसने, कश्मीर में श्रीनगर, श्रीनगर की स्थापना करी थी। जैसा इसने नेपाल में भी करी थी। नेपाल में इसने ललित पाटन शहर बसाया था। तो नेपाल में एग्जाम में आ चुका है धम महामात्र की जो नियुक्ति है वो कौन से में मिलता है? 5वें वरहद शिलालेख में।
धम्मा मात्र की जो नियुक्ति है वो 5वें वरद शिलालेख, वो 232 ईसा पूर्व से लेकर 224 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठे हैं। इनके बाद जो है ये इसी तरीके से चलते रहेंगे। बाकी आगे के राजा जो इम्पोर्टेंट नहीं है इतने। संप्रीति गद्दी पर बैठे, फिर इसके बाद में संप्रीति के बाद में सालीसुख गद्दी पर बैठे, सालीसुख गद्दी पर बैठे। इसके बाद में जो है देववर्मन बैठे। तो कहने का मतलब है अब जो है अंतिम राजा इम्पोर्टेंट है इसमें। अंतिम राजा जो मौर्य वंश के हुए थे वो बृहदत्त हुए थे, और बृहदत्त जो है 185 ईसा पूर्व में। तो इस तरीके से जो है ये हमारा मौर्य साम्राज्य था। ये हमने इसके जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल थे वो सारे सवाल देख लिए। और जो वैसे तो मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा है, अगर मैं इसे 3-4 वीडियोस पे बढ़ाऊँ तो कवर हो सकता है। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक ही वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास किया है, यानी कि जो भी इसके इम्पोर्टेंट सवाल है वो सारे इसमें लग जाएंगे। जैसा आपका पैट का एग्ज़ाम आ रहा है, अगर आप इसमें पैट में कवर हो जाएगा आपका। जैसा अशोक के जो है वे कौन से पुत्र हैं, पुत्र, और एक अशोक की पुत्री है, उसका नाम है संघमित्रा, संघमित्रा, इसका नाम है महेंद्र। ये सवाल पूछा जाता है। अशोक ने अपने किन पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका भेजा, और श्रीलंका भेजा था इसने क्या कराने, इनसे बौद्ध धर्म का प्रचार कराने के लिए इन्हें श्रीलंका भेज दिया था। तो ये हमने यहाँ पर मोटे मोटे तरीके से पूरा जो जहाँ पर डीप की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें जो अगर पूरी एनर्जी लगाने का कोई है जहाँ पर हम पूरी तरह डिटेल में पढ़े, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और एक है सम्राट अशोक। इन 2 राजाओं से ही इसमें ज़्यादातर 70% जो क्वेश्चन है वो इन 2 राजाओं से ही बनता है। तो इन 2 राजाओं को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। बाकी आप जो है इसमें काफ़ी कुछ और भी है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल हम इसमें इतना ही करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है इसमें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। तो अभी हम इसमें इतना ही ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और इसे शेयर भी करें और लाइक करें।